और ये कहा जा रहा है कि दोनों, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो चाहे वो गाज़ा का मामला हो, ये दुनिया भर में जो है सारे ममालिक को मुतासिर कर रहा है। और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो बहुत यानी सामने आ भी रहे हैं और बहुत सारे सामने नहीं भी आ रहे हैं। लेकिन दुनिया में एक बड़ी तब्दीली रोनमा हो चुकी है और रोनमा हो रही है आगे, जिस तरह के हालात बढ़ रहे हैं। और इसी के दरमियान अगर हम देखें तो एक ट्रेड वॉर भी चल रहा है। अमेरिका में पॉलिसियां अंदरूनी तौर पर तब्दील हो चुकी हैं, और अमेरिका की पॉलिसी अगर अंदरून कुछ तब्दील होती तो कोई बात न थी, लेकिन खारिजा पॉलिसी इनकी हमेशा एक जैसी रही है। लेकिन खारिजा पॉलिसी में भी हम तब्दीली देख रहे हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ओवरऑल क्या कुछ चल रहा है उस पर नज़र डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि गाज़ा की जो नाकाबंदी, वैसे तो एक अरसे दराज से गाज़ा दुनिया का एक आबादी वाला बड़ा जेल खाना कहलाता है। लेकिन वहीं इसी के साथ 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से इसराइल की जानिब से हमले गाज़ा पर होने लगे, 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादतें हो चुकी हैं। और माह रमज़ान के आगाज़ से लेकर अभी तक यानी 22-23 दिनों से गाज़ा की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई है, ब्लॉकेड कर दिया गया है। जो कुछ थोड़ा बहुत यानी एड मिला करता था उस पर भी इसराइल ने मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। और इंतहाई दिल खराश मनाजिर गाज़ा से सामने आ रहे हैं। एक एक ब्रेड के लिए लोगों की कतार लगी हुई है। एक एक ब्रेड के लिए दुकानात में सामान बिल्कुल तौर यानी ख़त्म हो चुका है। और जो इमदादी चीज़ें आती भी थी वो रोक देने की वजह से अद्वियात की किल्लत है, खाने पीने की चीज़ों की किल्लत है, पानी की किल्लत हो चुकी है, बरक़ी को मुनक़ता कट कर दिया गया है। और इसी के साथ दीगर मज़ालिम का सिलसिला जारी है। और आज की अगर हम बात करें तो 35 फ़लस्तीनी इजरायली मुख्तलिफ़ हमलों में शहीद हो चुके हैं। और इसी के साथ सीनियर हमास रहनुमा साले अल बराविल भी शहीद हुए और इनकी अहलिया भी शहीद हो गई हैं। हमला इस तरह से इसराइल ने किया। इसी के साथ PNGO नेटवर्क जो फ़लस्तीन का है, इसके सरबराह जो हैं अमजद शाह ने उन्होंने कहा कि बिल्कुल इंतहाई हालात यानी नाकाबिल बयान हैं, और आने वाले एक हफ़्ते में क्या कुछ हो सकता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। यानी पहले तो रोज़े सभी रह रहे हैं, लेकिन रात में ना सहर के लिए कुछ है ना जो है इफ्तार के लिए कुछ है। और इसी के साथ साथ इसराइल का जो इन्वेजन है वो बढ़ता जा रहा है। और ख़ुद इसराइल की जानिब से द टाइम्स ऑफ इसराइल की एक रिपोर्ट सामने आई है कि इसराइल की जानिब से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है, और अमरीकी जो फ़ौजी अहदेदार हैं उनसे बातचीत इस सिलसिले में चल रही है। और थोड़े से यानी वक्त में ये समझा जा रहा है कि गाज़ा पर एक बड़ा हमला और मिलिट्री इन्वेजन हो सकता है। और इसी के साथ हमास की जानिब से मज़ाहमत जारी है। उधर से हूसियों की जानिब से भी कहा गया है कि हमने भी अपनी मज़ाहमत को जारी रखा है और हम इसराइल पर जारी रखे हुए हैं। और उधर अगर देखें तो लिबनान पर भी इसराइल के हमले हुए हैं, जिसमें कम से कम कहा जा रहा है, अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 लिबनानी शहीद हुए हैं। इधर फ़लस्तीन में 35 गाज़ा के बाशिंदे शहीद हुए हैं। और उधर अमेरिका ने यानी शदीद तरीन बमबारी की है यमन के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर, शुमाली यमन के अल हुदैदा में और मारब में हमले किए हैं। अब जो कैजुअल्टीज़ हैं उसकी जो है उसका इंतज़ार है कि क्या कैजुअल्टीज़ हुई हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है। और यूक्रेन की वॉर यानी जंगबंदी होगी या नहीं होगी इसका भी कोई अभी अंदाज़ा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियाँ क्या हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब। मैं वाहिद साहब का इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाहिद साहब, 2 रोज़ पहले हमने प्रोग्राम को यानी जहाँ ख़त्म किया था, मैं चाहूँगा कि हम वहीं से आगे बढ़ेंगे, उसी अंदाज में, उसी सूरत हाल में, उसी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। पहले तो मैं चाहूँगा क्योंकि करंट अफेयर जो है, जो आज दिन भर की अगर हम बात करें तो उसी पर हमको जो है चर्चा करनी होगी और उस हवाले से थोड़ा सा देखना होगा। उसके बाद फिर ओवरऑल मिन जुमला तौर पर आगे के हवाले से क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट की हो, चाहे वो वेस्ट एशिया की, साउथ एशिया की हो, मिडल ईस्ट की हो, या फिर यूक्रेन का मामला हो। सबसे पहले गाज़ा में अभी जो चल रहा है आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या आपकी इनपुट्स हैं, किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है? यकीनन हम तो देख रहे हैं जिस तरह से जो नज़र आ रहा है, जो एजेंसीज है हमारी वहाँ से जो मिल रही है बातें, आपको अभी क्या लग रहा है जो हालात बने हुए हैं? जी वाहिद साहब।
देखिए, ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया है जी। और ये मामला इस मायने में पेचीदा है हाँ। कि जो खबरें हैं वो अलग अलग तरह की है। एक तरफ तो ये खबर है कि किसी भी सूरत में यूक्रेन में ट्रंप की और जो पुतिन की गठजोड़ है वो अमन करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ट्रंप ये इनको इजाजत दे रहा है, बाकायदा हूथियों के साथ में बहुत बड़ी झड़पें हो रही हैं। और आज ये भी हमें देखना होगा कि एक तरफ गाजा पर बहुत बड़े अटैक करके कब्जे करने की कोशिश जो है वो कर रहा है इजराइल। हाँ। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि आज शेयर मार्केट जो तेल अवीव की है वो पूरी तरह से मतलब धराशायी हुई है, बहुत बुरी तरह डूबी है। तो ये जो डूबी है बहुत बुरी तरह, ये एक ऐसा संकेत है या ऐसे इंडिकेशन आप इसे मान सकते हैं कि कोई बहुत कुछ बड़ा जो है वो शायद ईरान को लेकर कुछ खेल शायद चल रहा हो। जी। और अगर ईरान को लेकर कोई खेल चल रहा है यानी गाजा के बहाने इतना उकसा दिया जाए कि ईरान को हमला करना ही पड़े, और फिर जब ईरान हमला कर दे तो फिर ईरान के ऊपर भी हमला किया जाए। ये जो सूरत हाल है मेरे ख्याल से ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसे आपको ये देखना होगा कि कुल मिला के जो सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि मतलब कुछ भी हो सकता है। यानी जो डीप स्टेट है जो इजराइल को आगे बढ़ाना चाहता है, इजराइल ही उनका मिशन है, वो सब लोग किसी भी सूरत में थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को ले जाना चाहते हैं। आप ये मान के चलिएगा कि गाजा पर कब्जा कर लेंगे, सीरिया में कब्जा कर लेंगे और तुर्की जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, और मिस्र जो है वो गाजा के लोगों को लेने का ऐलान कर देगा। ये सब कुछ इतना सीधा है कि हो जाएगा। तो इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये है कि यूक्रेन में भी सारी शर्तें उस डीप स्टेट की जो पश्चिमी जगत के साथ मिलकर चल रहा है, जिसके लीड जो है ब्रिटेन के हाथों में है, अगर वो अमेरिका को किनारे करते हुए गाजा में भी और यूक्रेन में भी जो कुछ वो फैसले लेना चाहता है वो लेगा, तो उसके बाद तो पुतिन मतलब आप ये मान लेना कि गाजा गया तो रूस भी गया, गाजा गया तो फिर इसका मतलब जो है आपका ईरान का जो वजूद था वो भी खत्म हो गया। एक तरह से ग्रेटर इजराइल बन के वो मुकम्मल हो गया, और उसके बाद रशिया को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह से पीस डील कराई वो पीस डील तोड़ दी गई। पीस डील तोड़ने के बाद जो है नेतन्याहू ने नहीं मानी, उसके बाद वो उसे कुछ न कहने पर मजबूर हो गया। ट्रंप क्या मजबूरी है क्या नहीं है ये अभी समझने वाली बात है, या इसका इंतजार करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बट जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है वो ये है कि किसी भी कीमत पर एक बड़ी वॉर की तरफ जो है दुनिया को धकेलने की कोशिश हो रही है। यहाँ क्या आपको लगता है, ठीक है कुछ लोग जो है जरूर वहां से निकलकर जो है मिस्र की तरफ या इधर उधर जा रहे हैं गाजा से, और ये कब्जे भी कर रहे हैं, मगर मैंने एक वाइनेट करके एक आउटलेट है इजराइल का जी, उस पर अगर मैं खबर देखता हूँ तो उस पर ये है कि कब्जे का ऑर्डर तो दे दिया है, मगर आईडीएफ जो है जिसे फिलिस्तीनी आईओएफ कहते हैं, वो उनकी फौज जो इजराइल की है वो अनमने ढंग से इस काम को करना चाहती है। यानी उनके पास इसकी कोई विल नहीं है, वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। तो एक तो ये खबर उन्हीं का आउटलेट छाप रहा है। दूसरी मैं आपको लेपिड पार्टी की मुख्य जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये आपको जो मुख्य विपक्षी पार्टी क्या कह रही है। उन्होंने ये कहा कि हम बहुत तेजी से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर नेतन्याहू इसी शैली में कोर्ट की बात मानने से जिस तरह वो इनकार कर रहा है करेगा तो हम बगावत कर देंगे। और हम यानी एक तरफ तो इजराइल खुद जो है डिस्टेबलाइज नजर आ रहा है गृह युद्ध की, उनकी मुख्य विपक्षी पार्टी ने बगावत का ऐलान किया है, ये दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ उनकी शेयर मार्केट डूबती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से हम इस बात पर अभी किसी भी तरफ फैसला करने में इस वक्त असमर्थ हैं कि ये गाजा पे हमला करके कब्जा कर ही लेगा, या फिर ये गृह युद्ध का शिकार हो जाएगा, या फिर जो ब्रिटिश एक एरा है पुराना भी वो रिएक्टिवेट होकर रूस को भी धराशायी कर देगा, और यहाँ पर मुस्लिम जगत पूरा उनके खुद वापस कंट्रोल में आके गुलामी की जंजीरें पहन लेगा। ये इतना मुझे लगता नहीं इतना आसान है कहना, मुझे लगता नहीं कि ये इतना
सिंपल है कि ये सब हो जाएगा और ये चीन और रूस होने देगा, क्योंकि फिर अगर रूस की तरफ भी बात यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन हमले कर रहा है, बदस्तूर कर रहा है, जी। ट्रम्प भले ही पीस की बात कर रहा है, डील की बात कर रहा है, यानी ना नेतन्याहू ट्रम्प की बात मान रहा है, ना यूक्रेन जेलेंस्की ट्रम्प की बात मान रहा है। ट्रम्प बड़बोला है, ये तो आप जानते हैं कि वो क्या कह रहा है कि मैं यमन से निपट लूंगा, मगर यमन में किस तरह से उनको छका के रखा हुआ, ये खबरें नहीं आ रही है। तो देखिए, आज भी लगातार हouthis ने हमले किए और उन्होंने ये कहा है कि हम अब वो चीजों का इस्तेमाल करेंगे जो शायद अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा, और हम शायद इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। तो वो जो नहीं करना चाहते वाली चीजें है ना बकर साहब, वो है मेरे ख्याल से उनके पास अंडर वाटर ड्रोन है। और उनके पास वो अंडर वाटर ड्रोन है जो अमेरिका के जहाजों को रेड सी और मेडिटेरियन सी दोनों में डुबा सकते हैं। अच्छा। अगर हूथीज इस तरह का कोई अटैक जनरेट कर देते हैं जिसमें कोई बड़ा युद्धपोत जो है वो नुकसान होता है अमेरिका को जाए, जी। तो इसका मतलब क्या खतरनाक होगा, ये मतलब हम विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर हम ये हो जाता है तो फिर एक इजराइल और अमेरिका के पास एक जवाब हो जाएगा कि वो सीधे यमन पर परमाणु अटैक कर रहे हैं। हाँ। और अगर परमाणु अटैक हो जाता है तो ये माना जाता है कि ईरान भी परमाणु हथियारों से लैस है। नहीं भाई साहब, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना करते हुए जिस तरह से गाज़ा में इन्होंने किया है, वैसे ही जो है यमन की भी सूरत हाल कर दी जाएगी। और फिर सवाल यहाँ पर ये होगा क्या, देखिए यमन पे तो पिछले 5-7 सालों से लगातार ये बमबारी होती रही है, अमेरिका उस बमबारी में शामिल रहा है। जो है 34 मुल्क और भी इस बमबारी में शामिल रहे हैं। सऊदी ने भी लगातार बमबारियां की ही है, क्लस्टर बम्स का तक इस्तेमाल किया था। जी हाँ, जी जी, तो ये तो चलता रहा है ना। वो उनके पास खोने को कुछ भी नहीं है। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि यमन के लोग जो है, क्योंकि अब इजराइल क्या यमन में आके रहेगा क्या, सऊदी अरब के नीचे आके वो पूरे लाल सागर में आके वहां पर कब्जा करके रहेगा, उसको नहीं हो वहां पर ग्रेटर इजराइल बना लेगा, ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं है ना यमन तक की। लेकिन करते ये है ना भाई साहब, ये जिस किसी को यानी हटा देते हैं, बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं, उनकी क़यादतों को चुन चुन के मारते हैं और उसके बाद फिर किसी और को लाकर बिठा देते हैं। ये इनका रहा है मामला। यमन के पास हथियार जरूर है, यमन के पास हथियारों के अलावा वो कमजोर ही है, उससे ज्यादा क्या कमजोर होगा। यकीन अगर आप ये कहें कि हिजबुल्लाह को कमजोर करने के बाद जो है वो बैकआउट कर गया, तो मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता क्योंकि आपको याद होगा कि 3 दिन तक लगातार घुटनों पर ला दिया था इजराइल को, पूरा का पूरा 100% इजराइल जमीन के नीचे चला गया था। उनके पैर उखड़ गए थे, तेल अवीव के हर इलाके में मिसाइलें लग रही थी, फिर अचानक युद्ध हो गया। जबकि जीतने के बाद को युद्ध पीस कैसे हो सकता है, यानी सीधी बात है। मैं आज फिर एक बात मैं क्लियर करता हूँ। देखिए, ईरान ने हथियार दिए, समझ में आता है। ईरान ने हिजबुल्लाह बनाया, समझ में आता है। हमास का समर्थन किया, समझ में आता है। इस वक्त गाजा पे जो हो रहा है उसे लेकर ईरान चुप क्यों है, ये समझ में नहीं आता। हिजबुल्लाह जीतने के बाद सरेंडर कर देता है, जो पूरी तरह ईरान के कमांड में चलता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। ईरान का जो सबसे बड़ा बेसिकली नेक्स्ट टू आयतुल्लाह खमेनी कानी, जो अल-कुद्स को लीड कर रहा था, अल-कुद्स फोर्स को लीड कर रहा था, जो माना जाता है कि वहां के राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकत रखता था, वो मोसाद का एजेंट निकलता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो हमारी आंखों से दिख रहा है वही सब सच है, इसके पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ सच है। अगर इजराइल कोई अग्रेशन करता है, अगर इजराइल जो आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे आप समझने की कोशिश करें कि एक तरफ चारों तरफ से हिजबुल्लाह ने जो दबाव बना रखा था वो आप देख रहे थे, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि सीरिया के अंदर अचानक ये रेबल्स आ जाते हैं, जिनको क्या नाम दें, एसटीएस दे, क्या दें। आप अगर ये देखेंगे, इनके पास कोई हथियार नहीं होते, बंदूकें लेके आते हैं। सीरिया की फोर्स यहाँ से सरेंडर करके भाग खड़ी होती है, जो पूरी तरह ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करके चलती है। तो ये पूरी की पूरी खेल में अब एक सस्पिशियस जो कैरेक्टर है, आप सबसे ज्यादा अगर सस्पिशियस कैरेक्टर समझेंगे तो आयतुल्लाह खमेनी मेरी नजर में इस वक्त सबसे ज्यादा सस्पिशियस कैरेक्टर है। कोई बहुत बड़ी डील हो चुकी है, वरना ये धमकियां देने का और गाजा पे कब्जा करने का मतलब ही नहीं उठता। और अगर मेरी बातों का आपके पास कोई जवाब है तो जरूर दे, आप एक एक बात का जवाब आप दे मुझे आज। मुझे तो डाउट, हालांकि
माफ करना, मैंने ये सब कुछ कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि एक वक्त आएगा कि युद्ध होगा, सारी चीजें होंगी, इजराइल ये जंग हारेगा मगर ईरान गद्दारी करेगा। ये मैं आज नहीं कहा, 10 साल में 10 बार कहा है। और मुझे ये पूरी की पूरी गद्दारी जो है, देखिए सऊदी अरब को मैं कोई चीज तो बहुत दूर की बात है, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सऊदी अरब तो इजराइल का खैर ख्वाह है, सऊदी अरब तो इजराइल को पालता है, सऊदी अरब तो इजराइल के साथ बिजनेस करता है, सऊदी अरब तो चाहता है इजराइल यहाँ रहे और गजा के लोग बिल्कुल ना रहे। मैं क्लियर करता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ईरान की जो एक्टिविटी है, आप अगर उसे देखेंगे तो मुझे तो आयतुल्लाह खमेनी मोसाद का जेट नजर आता है। वैसे अब यहाँ पर मैं सिंपल ये बात करूँगा कि जैसे हम बिल्कुल आपकी बात मैंने सुनी, आप भी मेरी बात को जो है सुने, उसके बाद फिर मैं चाहूँगा कि हम इस चक्रव्यूह से निकल जाएं, क्योंकि ये वो चक्रव्यूह है जो आलम इस्लाम को, मुस्लिम दुनिया को यानी तहस नहस करके और खून रेज करके और तबाह व ताराश करके इस चक्रव्यूह ने छोड़ दिया है कि वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान रहें और फिर ये जो अगियार हैं वो अपना काम करते रहें। तो मैं आपसे यहाँ पर ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा, जिस तरह से आपने कहा, बिल्कुल आपका जो विश्लेषण है, आपका जो जायज़ा है वो अपने मकाम पर है। मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहूँगा कि हमको देखना चाहिए शायद ये कि जो वहाँ पर जो सरज़मीन पर अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो फ़लस्तीनी बच्चे हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो यानी हिज़्बुल्लाह वाले हों, चाहे लिबनान के शहरी हों, चाहे फ़लस्तीन के मगरबी किनारा के लोग हों, चाहे यमन के लोग हों, चाहे इराक़ के लोग हों, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये अपना मददगार किसको करार देते हैं? चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, वो किसकी तरफ देखते हैं और किसका शुक्रिया अदा करते हैं? वो जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, मेरी बात को हो जाने दीजिए भाई साहब, जो वो जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, चाहे वो हमास के सरबरा रहनुमा इस्माइल हनिया हो या दीगर रहनुमा हो, सभी की ज़ुबानों पर एक ही लफ्ज़ आपको जो है एक जैसा नज़र आएगा कि हमको अरब दुनिया ने, अरब हुक्मरानों ने न सिर्फ फरामोश कर दिया, बल्कि आपने जिस तरह से कहा खामोश, वो तो इज़राइल के ताईदी हैं। हमारा अगर कोई, यानी पहले तो अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद अगर कोई हमारा हामी और हमको हर तरह से लॉजिस्टिक्स से, हथियारों से, अपनी अखलाकी तायद से, सिफारती मामलात से, अपने खून को छिड़कने से, अपने साइंटिस्टों की जानें देने से, अपने वज़ीर आज़म की तक जान दे देने, सदर की तक जान दे देने से, हर एतबार से अगर किसी ने कुर्बानी पेश की है तो वो है ईरान। अब यहाँ पर उनका ये कहना है, तो अब हम यहाँ से दूर से बैठकर अगर ये कहते हैं तो ये मैं समझूंगा कि वही चक्रव्यूह है कि मुसलमान आलम इस्लाम यही शिया सुन्नी और सऊदी ईरान इसी में जकड़े रहें और एक दूसरे को मारते हुए ख़त्म हो जाए। देखिए, अब आपने जवाब दिया, मुकम्मल आपकी बात सुनी। मैंने एक बात कही है, ये बातों से मैं भी आपके साथ ये बातें करता रहा हूँ, मैं भी ईरान की जो है सराहना करता नहीं, मैं नहीं करता हूँ किसी की, मैं तो नहीं करता, मैं सराहना किसी नहीं, मैं सिर्फ बात पूछ रहा हूँ आपसे सवाल। मेरी बात सुने, मेरी पूरी बात सुने। मैंने कहा कि ये मत बोलिए कि मैंने जो नेक्स्ट टू अच्छा, मैं एक बात कहूँ आपसे, बिल्कुल आप भी जो कह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आप पूरे जो है अच्छी तरह से दिल से कह रहे हैं, बल्कि आप भी चाहते हैं कि जो खामोश हैं, यानी जो कुछ कर रहे हैं नाकाफ़ी है, आगे बढ़ें, इसके लिए आप कह रहे हैं। मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, अच्छी तरह से समझता हूँ। ये तो वाज़ेह है। देखिए, अगर कोई चीज शुरू, बिल्कुल मैं भी आपके साथ हूँ, उस हवाले से तो मैं भी आपके साथ हूँ कि नहीं, ये जो भी अभी जो कुछ कर रहे हैं वो नाकाफ़ी है, और करें। वो नहीं, इतना नाकाफी इसलिए ऐसे मुकाम पे आके अब तो वाहिद साहब ये आलम हो गया है, वाहिद साहब एक ब्रेड नहीं मिल रही है, मतलब अब फिर क्या, चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे वो तुर्की हो, कोई भी हो, यानी अब सूरत हाल ये हो गई कि सारी दुनिया खामोश तमाशाई है। 22-23 दिन हो गए, उनको इमदाद भी नहीं मिल रही, एक ब्रेड के लिए वो परेशान हाल है। ये ईरान के बाद ना मैं रूस पे भी आता हूँ। मैं एक चीज आपको, मैं रूस पे भी आता हूँ। ईरान पे मैंने जो उंगलियां उठाई हैं, वो एक्टिविटी की जो हमारे सामने दिखाई दे रही है, वो उंगलियां हैं। यानी अचानक हिजबुल्लाह का खामोश हो जाना, अचानक सीरिया की फौज का सीरिया छोड़ के भाग जाना, और वो कोई आप जानते हैं, देखिए अब उनके सामने इजराइल वहां पर हमले कर रहा है, कब्जे कर रहा है सीरिया के अंदर, ये उसको मुजाहिमत भी नहीं कर रहा है। ऊपर से आपने देखा कि तुर्की के अंदर जो है बगावत शुरू हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि सारी की सारी एक्टिविटी, ये सब लोग भी मुसलमान ही हैं जो कहते हैं अपने आप को। मैं सिया सुन्नी के चक्कर में कभी नहीं, आप नहीं पढ़े, कभी नहीं पढ़े, बिल्कुल जी हाँ।
मैं कभी शिया सुन्नी के चक्कर में नहीं जाता। मैं नेशन टू नेशन बात कर रहा हूँ। इसमें नेशन में कोई भी आए, देखिए जियो पॉलिटिक्स में जो मूवमेंट हो रहे हैं, हम उसी की तो बात कर रहे हैं जी। अच्छा भाई साहब, मैंने अच्छा कहा मेरा सवाल, अब आप मुझसे मुसलसल मेरी आप मदद कर रहे हैं किसी मामले में, और फ़र्ज़ करें और भी आपके जैसे भाई हैं जो मेरे भाई हैं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल तनहा छोड़ चुके। अब आप उन सब से ज़ुबानी बहस भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप अकेले तने तनहा मेरी जिस तरह से भी इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं किसी वजह से, ठीक है। अब मैं खुद मुतरफ हूँ, इस बात का इतराफ़ करता हूँ मैं खुद के जो है, हाँ आप ही इतने सारे 57 हमारे 56 भाई हैं, लेकिन 56 में से ये एक ही भाई है हमारा जो भी हमारी मदद कर रहा है। उसके बाद सूरत हाल ये हो गई कि आप भी ज़ख्मी हो गए, आप भी तकरीबन ज़ख्मी हो गए। उसके बाद आपको गुस्सा आ गया, आपने कहा कि भाई इतने सारे हैं, फिर मुझे ही पर इल्ज़ाम ये आयद कर रहे हैं, तो चले मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। हालांकि आपने भी कुर्बानियाँ बहुत सी पेश की हैं, आपने भी बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर अब अगर वो उसकी खामोशी है फिर भी उसी को बोल रहे हैं, तो फिर ये समझ में आने वाली बात नहीं है। दूसरों को भी तो बोलें, 56 है, 56 को बोलें जी। नहीं नहीं, मैं सवाल 56 को बोलें, जितने 56 है, 56 इंच वाले जो हैं। अगर हाँ ये 56 नहीं बोलेंगे, अब बार बार में कह के 56 बोलेंगे जो बेचारे करेंगे, वाहिद साहब कर रहे हैं, वाहिद साहब ही से सवाल किया जाएगा, वाहिद साहब ही को बोली का इल्जाम ठहराया जाएगा। हाँ आप मुझे सीधे जवाब दीजिए, और उन लोगों को भी जो मुझे सुन के गुस्सा कर रहे हैं वो भी सही से जवाब दें। ना ना ना, कोई गुस्सा नहीं कर रहा, कोई गुस्सा नहीं कर रहा। मुल्क जो है ये कहते हैं, सुनिए ना, अगर 56 मुल्क ये कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे, हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं, और एक देश ये कहता है मैं इजराइल के साथ नहीं, देश नहीं, आप कहते हैं, आप यू आर, आप हैं अकेले। हाँ सुनिए ना मेरी बात। हाँ। वो जो है, वो देश कह रहा है कि मैं इजराइल में तो हमास के साथ खड़ा हूँ और मैं जो है ये जंग जीत कर दिखाऊंगा। आपने उनकी तैयारी लड़वाने की कर रहे हैं। अगर आपकी कैपेसिटी उनका साथ देने की नहीं है तो उकसा के उनको मरवा ना ना, उकसाया नहीं जा रहा भाई साहब, आप क्यों करवा रहे हैं? नहीं ना, उनकी जमीन को प्लेन आपने क्यों ना भाई साहब, मैं तो ये मानता हूँ कि तुम्हारी इजराइल ना, की जो है मिली भगत क्यों ना भाई साहब, वो तो मुस्लिम जगत पे हमला करवा रहे हो, वो तो तुम्हारी मिली भगत है ना भाई साहब, ईरान की आयतुल्लाह खमेनी की मिली भगत है, ये इन पे ये आप, मैं समझ सकता हूँ, काट के दिखाए। आप ये चाह रहे हैं कि जितना भी किया है नहीं नाकाफी है। देखें वो तो फलस्तीनियों का मामला नहीं, फलस्तीनियों का मामला है। आप ये बोल रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि फलस्तीनी अपनी लड़ाई छोड़ दें, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फलस्तीनी अपनी लड़ाई छोड़ दें क्योंकि आप कमजोर हैं तो आप ना लड़ें, क्यों लड़ें, बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप, ये बोल रहे हैं सीधे सीधे भाई। हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होता है, ये होता है कि जब किसी को पिटवाना होता है ना, वो छुड़वाने के बहाने जाता है और छुड़वाने के बहाने जाके उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है पीछे से, छोड़ दे, और जिसपे उसे पिटवाना होता है ना उससे खूब पिटवाता है उसको, और लोगों को लगता है ये लड़ाई छुड़वा रहा है। मैं क्यों ना मानूं ईरान ये हरकत कर रहा है, ये क्यों ना मानूं कि मैं जो है जब उसे जरूरत होगी, जब तुम युद्ध जीतने के किनारे तुम भाग खड़े हो, क्यों हो गए, तुम्हारे पीछे कौन भाग खड़ा हुआ था वहां से? यहाँ पर 5 साल से 7 यहाँ पर मैंने सिंपल तुम्हारे साथ रहा, सिंपल जो है वहां से निकल के सिंपल मैंने मिसाल आपको दी, मैंने आपको सिंपल मिसाल दी कि आप अकेले अगर आप अपने भाई की मदद कर रहे थे, दूसरे सारे खामोश थे और दूसरे मिलकर फिर आप ही को मार रहे थे, तो अब वो शख्स जो है कुछ वक्त के लिए अगर रुक जाए और देखे क्या होता है, लेकिन होने वाली लड़ाई तो है। आपने जिस तरह से कहा कि अब हमला होगा और फिर लड़ाई वही लड़ेगा जो आप आज लड़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो जिसकी मदद कर रहा है वही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे तो खामोशी हैं। होगा वही जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल अमेरिका हमला करेगा, आप जिसके हवाले से कह रहे हैं उस पर हमला होगा और ये डायरेक्टली फाइट होगी, ऐसा नहीं है, ये वक्तिया पाउस है। क्या क्यों हम इसको ये ना समझे, क्योंकि खुद जिसके हवाले से आप कह रहे हैं, जिस तरह से मैंने मिसाल दी, आपने खुद यानी अगर मेरी मदद की और 56 खामोश रहे तो आपने खुद कुर्बानियाँ दी, ऐसा ही नहीं किया आपने, और कुर्बानियाँ दे रहे हैं आज भी, सैंक्शंस हैं आप पर और आपके कई लोग मारे गए हैं। भाई साहब इसको किस तरह से नज़रअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। अगर हाँ बिल्कुल आपको कुछ धक्का ना लगता और आप बड़े आराम से किसी को लड़ा देते और छोड़ देते तो और बात थी, आपने भी तो कुर्बानियाँ पेश की, उसको कैसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं? मैं तो नज़रअंदाज कर क्यों रहे हो आप? मतलब बात सवाल ये है कि आपको रोका किसने है ना। हाँ ये सवाल है कि अब सवाल ये हो रहा है कि अब बहुत खामोशी हो गई है। आप बार बार देखिए, सभी जो है ईरान समर्थक एक बात कहते हैं, रूस सीधे हमला क्यों नहीं कर देता, रूस ये क्यों नहीं कर देता, रूस अब भी हम जो वो। अच्छा भाई साहब एक ब्रेक लेने के लिए ब्रेक। ईरान के पास जो भी तकनीक है और जो भी तकनीक है उसमें पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट जो है वो रूस में और रूस का और चाइना का है। हाइपरसोनिक
अगर अमेरिका नहीं बना सका, फ्रांस नहीं बना सका, चीन भी लो दर्जे की बना पाया और वो सिर्फ रूस के पास है और उसके बाद वो हुतीज और ईरान के पास है, तो इन्होंने बना दी क्या? अगर आपके पास जो है आपके एक बेड़ा दे दिया गया, SU-35 का बेड़ा दे दिया गया, क्या किया आपने? एक जहाज उड़ाया आपने? सवाल ये है कि आपका जो मुख्य आदमी था, जो आपका बेसिकली जो नेक्स्ट भाई कासिम सुलेमानी जैसी शख्सियत तो चले गए, आप वहाँ के तो सदर को उसका जो है प्रेजेंट निकलता है यानी आपके अनडिक्लेयर हम ये कह सकते हैं कि वो भी जो है मारे गए, उनको भी मारा गया। दूसरे जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको हर बार निशाना बनाया जाता है। हम चैन व करार कहीं भी नहीं देख रहे हैं। अगर हम देखें कि वक्तिया, अगर हम ज़ाहरी तौर पर अगर हम लोगों को देख रहे हैं, बड़े खुश खुर्रम हैं और अपनी ज़िंदगी के मामलात में मसरूफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पीछे ख़ुद उनके लिए जो बातें मुफीद हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं या फिर ख़राब हो सकती है, वो उनके पीछे जो चल रही है उसका उनको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो अपने मुस्तक़बिल को शायद देखना नहीं चाहते कि अब इस वक्त हाल में, प्रेजेंट में इस वक्त चल क्या रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हम टटोल रहे हैं कि उन चीज़ों पर डिस्कस करें जिसके ज़रिए हम कम अज़ कम हमारा शऊर बेदार हो सके और हम उस हवाले से चिंतन मंथन कर सकें, फ़िक्र कर सकें। बहरहाल दुनिया में अगर कहीं कुछ हो रहा है तो आज इस तरह की सूरत हाल हो गई है कि कहीं एक मकाम पर अगर कुछ मामला होता है तो उसके असरात तकरीबन जो है दीगर ममालिक में या कम अज़ कम उससे ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक में ज़रूर जो है उसके असरात हम देख रहे हैं। ये जो यूक्रेन का वार है, ये जो गाज़ा में जो कुछ चल रहा है, इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा भी एक एक्सट्रीमिज़म हम देख रहे हैं, हर तरफ एक्सट्रीम फोर्सेस जो हैं उनका अराइज, उनका जो है एक हम उनका जो है बढ़ता हुआ देख रहे हैं। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, मेरा सवाल ये था, अब हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों से निकल कर मैं जानना चाहूँगा ह्यूमैनिटेरियन बैग, यानी ग्राउंड पर भी अगर हम देखें, बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना, ठीक है, किसी एक ताकत को छोड़ दें आप, किसी एक ताकत के जो है आलाकार को भी छोड़ दें आप, वो बड़ी ताकतें तो हैं मौजूद। वो कम अज़ कम 22 दिन हो गए, 23 दिन हो गए, माह रमज़ान के दिन हैं और पहले दिन में तो रोज़ा ही रहते हैं वो लोग, लेकिन क्या उनको रोज़ा खोलने के लिए थोड़ी सी ग़िज़ा भी ना मिले, उनको सहर के लिए कुछ ग़िज़ा भी ना मिले? इतना भी क्या इन बड़ी बड़ी ताकतों में जो है जुरात नहीं रह गई कि वो कम अज़ कम ये जो ब्लॉकेड है गज़ा का, उसको आर्जी तौर पर कुछ ख़त्म करवाएं? देखिए, अब आपको बड़े दयानतदारी से एक बात समझनी होगी जी। मैंने हमेशा एक बात कहा है कि मजहबी तौर पर ज़ायनिस्ट जो है वो ये समझते हैं कि वो एक आला किस्म की इंसान है नस्ली तौर पर जी। और बाकी तमाम दुनिया चिकन बटर है, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला क्यों ना हो जी। और फिर उन्होंने यूकेड, यूसेड और बहुत सारी एजेंसियां बनाई, बहुत सारे एनजीओ बनाए और हर देश में, इसमें भी कोई शक नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले लगभग सारी दुनिया पर इन्हीं का, फ्रांस का, ब्रिटेन का पूरा राज था, इनके गुलाम थी दुनिया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, इकोनॉमी टूट गई, लड़ने के लायक नहीं बचे, अपने लोगों की सैलरी बेयर नहीं कर पा रहे थे और चीजों को मैनेज करने की स्थिति नहीं रही। और चूंकि दो बड़ी पावर और ब्रिटेन के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसे यूएसएसआर कहते हैं, या फिर आप जो है अमेरिका के तौर पर एक नई ताकत इंट्रोड्यूस हुई जो इन सबको धराशायी कर गई। अब ऐसी कंडीशन में लाजिम था कि आपने देश दुनिया का बंटवारा करना था और दुनिया के बंटवारा आपने करना था तीन लोगों के बीच में, क्योंकि ये वो दौर था जब फ्रांस के ऊपर कोई राष्ट्रपति नहीं था और हिटलर इस पर कब्जा कर चुका था और जो वहां पर बनाया गया था राष्ट्रपति वो एक तरह से हिटलर का पपेट था, यानी नाजियों का पपेट था। तो इन्होंने एक बड़ी ताकत जिसके हाथ में, ये बड़ी जरूरी है चीजों को समझना। गुस्सा करना एक अलग बात है, हम सिर्फ गुस्सा उतारने नहीं आते, हम निहायत दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की बारीकियों को समझते हुए कोई बात कहते हैं। गुस्सा तब आता है जब हम ऐसे रिएक्शन और ऐसी चीजों को देखते हैं और हमको लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज जो है पूरी दुनिया में है ही नहीं, बल्कि इतनी बेरहम होना, ये तो हमको पता है कि है ही नहीं, मगर इतना बेरहम और शैतानियत पर उतर जाना जब दिल को बर्दाश्त नहीं होता तो फिर इस तरह का रिएक्शन जरूर आता है। तो सवाल ये उठता है बापू साहब कि ये जब इन्होंने दुनिया में
आज भी मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। हम्म। और मुझे दुनिया में किसी एक बड़े पत्रकार की हैसियत हासिल नहीं है, और वो तब नहीं है कि ये पूरी दुनिया में वो होता है जिसका विश्लेषण हम बहुत पहले करके बता चुके होते हैं, और फिर इन बड़े बड़े इनके नेताओं के वही बयान रिपीट होके आते हैं 2 साल बाद, 4 साल बाद, फिर वही एजेंसियां खुल के सामने आती है 2 साल 4 साल के बाद। यानी इन्हीं का दो लोग बैठकर बातें करते हैं, पूरी दुनिया की हैसियत को बयान कर देते हैं, और वो दुनिया के किनारे पे ऐसे ही पड़े होते हैं जैसे बेचारे गजा के लोग खुराक के बगैर भूखे जो है चढ़ रहे, और बमबारी उन्हीं पे कर रहे, दुनिया खामोश है। आपकी और मेरी कौन सा गजा के लोगों से बेहतर हालात है? तो बताइए क्या हालात है। हम भी तो एक तरह से बिना खुराक के, बिना जिंदगी के, बिना लोगों के पत्थर और बम खा रहे हैं। वो तब खा रहे हैं, सच कहूं तो दुनिया के सबसे बेहतरीन पत्रकारिता करने के बाद लोग हमें सुनना नहीं चाहते, हमारी बात मानना नहीं चाहते, अपनी जिंदगी सुधार नहीं चाहते। तो फिर इसका मतलब जाहिर सही समझते हैं कि ये चिकन बटर से ज्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनको जिस तरह एजेंसियां चलाती हैं, जिस तरह खड्डे में लेके जाती है ये जाते हैं, जिस तरह कीचड़ में इनको डालते हैं ये चले जाते हैं, जिस तरह इनको उल्लू बनाकर इनकी अहमकाना जिंदगी को वो बर्बाद करते हैं, ये खुशी खुशी बर्बाद करते हैं। पर जो कड़वी बात कह के इनको राह दिखाते हैं, ये उनसे नफरत करते हैं, हेट करते हैं, और उनको कुछ नहीं मानते। तो वारे कुछ ना मानने से हम कुछ नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है बेटा। हम लोग हैं, हमारी हैसियत को तुम नहीं चैलेंज कर सकते। बस इतना कर सकते हो कि तुम चिड़चिड़े और नालायक किस्म के लोग हो। तुम इन बातों को नकार सकते हो कि 20 सालों के अंदर मैंने जो लिखा एक एक हरफ जमीन पर हुआ। मैंने 10 साल के साथ आप और मैंने जो भी बातें की, हमने 2 साल 4 साल पहले इनकी प्रेडिक्शंस की, ये जो हालात है इनकी भी की, इनकी गद्दारियों की भी की, इनकी वफादारियों की भी की, इनकी बमबारियों की भी की। सब वो हो रहा है जो हम पहले से बता चुके। मगर आज भी बाकर साहब, आप और मैं गधा के मासूम बच्चों से ज्यादा क्या है जिनका खाना पीना रोक दिया गया हो। हाँ। हमारी हैसियत क्या है ये सोचिएगा। तो इसका मतलब वो जाहिर में सही समझते हैं। अब वो कीचड़ को कीचड़ भी डालते हैं तो मैं क्या करूं? अगर वो जो है गधों को गधों में ही रखते हैं तो मैं क्या करूं? अब इनमें क्या जवाब दूं? मगर एक चीज जियो पॉलिटिक्स में मैं जरूर कह देता हूँ, बीच में इन पे भी गुस्सा जरूरी है, कर रहा हूँ मैं करता हूँ। अब बड़ी सीधी सी बात ये है, अब इस सूरत हाल में जो कुछ हो रहा है इसमें एक अलग खेल चल रहा है, और अलग नई दुनिया को रिसेट किया जा रहा है। जिस दुनिया में दुनिया के कहाँ का ग्रेटर इजराइल, जनाब ग्रेटर इजराइल नहीं बनेगा, ये टूट जाएगा, गृह युद्ध के मुहाने पर है। भूल गए आज से 3 साल पहले मैंने कहा था कि इजराइल जो है गृह युद्ध का शिकार हो जाएगा। नहीं, ये निकाल दिया मेरा फेसबुक और आपका वीडियो, आपके साथ में प्रोग्राम करके कह चुका हूँ कि गृह युद्ध का शिकार हो जाएगा, और अब इसे बहुत करीब है कि गृह युद्ध का शिकार होने जा रहा है। ये सब बातें या तो मतलब तुम पर वही आ सकती है, ये मैं बता सकता हूँ, इससे तीसरा तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी नहीं है। ये सब बातें बता दे और वो हो जाए। मगर एक चीज मैं और यहाँ तो कहना चाह रहा हूँ कि जो खेल चल रहा है ना अभी, ये दुनिया के छोटे छोटे देश बंटने जा रहे हैं, दुनिया के छोटी छोटी ताकतें बंटने जा रही है, और याल्टा 2.0 में चाइना को एक हिस्सा मिलेगा, रशिया एक हिस्सा हैंडल करेगा, और अमेरिका एक हिस्सा हैंडल करेगा, और ये पावर का जो बंटवारा होगा धीरे धीरे पश्चिमी जगत अब आप जान रहे हैं डिस्ट्रॉय की तरफ जा रहा है। जिस तरह इकोनॉमिक बर्बादी हो चुके हैं, इजराइल सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप भूल जाएं क्या वो जो है, लेकिन वक्त सवाल ये है कि उसको कितना वक्त लगेगा, और उस वक्त के दरमियान किन मासूमों की जाने जाएंगी। एक दुख रहेगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक दुख रहेगा कि गाजा के लोगों की हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, और रूस के लिए भी क्यों रूस क्यों नहीं कर पाएगा? रूस क्यों नहीं कर सकता? मैं बड़ा क्लियर करता हूँ, रूस क्यों नहीं कर सकता? देखिए, चाहे वो हुती हो, अगर हुतीज जो है सिर्फ अपने इस्लामिक रिलीजन को दिमाग में रखते हुए हमले करते तो अलग बात थी। ये पूरा जियोपॉलिटिकल गेम है। रशिया ने उनको फंडिंग की है, चाइना ने उनको फंडिंग की है, वेपन्स दिए हैं। ये जितने भी लोग चल रहे हैं, चाहे वो तालिबान रहे हों, चाहे वो दुनिया के ISIS रहे हों, इस वक्त के हूती हों, या फिर जो जिस तरीके से आपने देखा ईरान के अंदर सरेंडर हुआ और दूसरे लोग आके बैठ गए, वो जिसे ISIS का नेता बताकर मारते, अलकायदा का नेता बताकर मारते घूम रहा था अमेरिका, और तमाम दुनिया के लोग कह रहे थे इनके साथ नाम लेने वाले हिंदुस्तान में कितने जेलों में पड़े होंगे। आज उसको राष्ट्रपति की मान्यता दे रहे हैं, उसको कोट पैंट बना के घुमा रहे हैं सीरिया के अंदर। आप देखिएगा उसको क्या इज्जत मिल रही है दुनिया के अंदर। तो सवाल ये है कि अगर मालिकों ने, अगर गुलामों के मालिकों ने कहा राजा तो उन्होंने कहा राजा, और अगर इन्होंने कहा प्रजा तो उन्होंने कहा प्रजा। अफसोस की बात है, लाइन तो 2 है बाकर साहब, पर समझने की बात है। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है,
पर मंत्री ने कहा रात है, जी। प्रजा ने कहा रात है, प्रजा ने 100 बार कहा कि रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ये तो बात है। और ये इससे जो सुबह सुबह की बात है, यानी आंखों से सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मगर मान रहे हैं फिर भी हमने कहना है कि रात है। तो सवाल ये उठता है जनाब कि जो कुछ हो रहा है वो एक टोटली जियोपॉलिटिक्स का गेम है। न यहाँ कोई दीन है, न कोई ईमान है, न कोई मजहबी लड़ाई है। गाजा के लोगों की उस जमीन पर एक अपनी लड़ाई है, और वो उस जमीन पर रहना चाहते हैं। उनके घर छीने गए हैं, उनकी जमीनें छीनी गई हैं, उनके सब कुछ जो है वो खत्म कर दिए गए हैं। आज आप सोचिएगा कि 2000 साल पहले अगर भारत में माइग्रेट करके आने वाले ईरान के लोग आज ईरान जाके कहे कि चलो भैया ईरान खाली करो, यमन से आए हुए लोग जो है भारत में रह रहे हैं वो जाके कहे यमन को चलो भैया आज हमारा देश खाली करो। आज जो है हमारे जो यहाँ हिंदुस्तान में मुस्लिम नहीं, हमारे हिंदू भाई कितने लोग हैं जो आर्यन है, वो जो है आर्मीनिया को, अजरबैजान को कहें भाई हिंदुस्तान नहीं हमारा नेटिव प्लेस तो ये था, हमें गोड़ दें तो ये दिया था ईरान, और वो और जो है वो सारे ब्राह्मण और बाकी सब लोग जो है वो जाके आर्यन वहां पहुंच जाएं और बोले ये इलाका खाली कर दो। तो ये तो एक अजीब सी बात है, मगर वो इनका समर्थन जरूर कर सकते हैं, मगर ये बात कह नहीं सकते, वो अलग बात है। इस बात को मैंने बिटवीन द लाइन कहा, जो लोग समझ जाएंगे वो मजा जरूर ले लेंगे, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कुल मिला के कि दुनिया में नैतिकता, इंसानियत, मानवता, ये सब जुमले हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोग जो है जो ताकतवर हैं, और मुझे हैरत होती है इस बात की और अफसोस भी होता है कि सबके सामने रॉकफेलर ने कहा कि इस जमीन का खुदा पैसा है, और पत्रकारों के सामने कहा, और उसने कहा कि रोथशाइल्ड पैसे इस खुदा का पैगंबर है और हम सब उसके सहाबी हैं, यानी हम उसके दोस्त हैं और हम पूरी दुनिया पर राज करते हैं। यानी खुदा जो पैसा है वो राज कर रहा है। पैसा किसके पास है? ज़ायनिस्टों के पास है। और मैंने एक तरकीब थोड़ी बताई थी कि ज़ायनिस्ट जो है वो पैसे को रोटी कम खाने के लिए नहीं कमाता है, वो महल में ऐश करने के लिए नहीं कमाता। ज़ायनिस्ट पैसे को एक हथियार के रूप में कमाता है, यानी जैसे लोग परमाणु बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं, वो सिर्फ पैसा बनाते हैं और पैसे से पूरी दुनिया के हथियारों वालों को गुलाम बनाते हैं, और फिर हथियारों से हथियार वालों को लड़ाते हैं, और इंसानों को इंसानों से कुचलवा कर मजे लेते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो नबियों की औलाद है और मात्र धरती पर रहने का उनका अधिकार है, बाकी किसी का नहीं है। तो ये एक ऐसी बातें हैं जो आप और मैं बात कर रहे हैं ना, कि दुनिया को लगेगी कि हम तीसरी दुनिया की बात कर रहे हैं। अगर बात सच बताऊं, असल में ये तीसरी दुनिया की बात कर रहे हैं, हम तो हकीकी दुनिया की बात करते आए हैं और आज भी हकीकी दुनिया की बात कर रहे हैं। अब चौथी दुनिया के रहने वाले लोग तीसरी दुनिया की बात करते हैं। अब बात ये है भाई साहब, ये बिल्कुल चल रहा है, ये बिल्कुल हर तरफ चल रहा है, एक्सट्रीमिज्म और नफ़रत और यानी कि एक दूसरे की दुश्मनी, और यानी जो मामला जो इश्यूज़ नहीं हैं उन चीज़ों को उठाना, और हर तरफ इसी तरह की सूरत हाल हम देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या यही चलता रहेगा? मतलब कोई अच्छाई की बात, कोई जो है यानी इंसानों को बचा लेने की बात, या फिर अमन क़ायम करने की बात, ये दूर हो गई है, मतलब इसका कोई उम्मीद नहीं है? क्या समझे हम, मतलब ये कब तक चलता रहेगा? सवाल यहाँ पर ये होगा। अब आपने जिस तरह से कहा कि हम तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो मेरे पास इनपुट है, मेरे पास जो विश्लेषण है, मेरे पास जो कहानी है, वो ये है कि मैं ये कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि दुनिया में इस वक्त जो है दुनिया की ताकतों को मल्टीपोलर बनाने की नहीं, बल्कि नए कुछ देशों को तोड़ना, फिर कुछ को जोड़ना, फिर कुछ नए लकीरें खींचना, कुछ नई बातें करना, इसमें गाजा के लोग शिकार हैं। और चूंकि देखिए, अगर आप ये देखेंगे, मैंने शायद आपके साथ ये प्रोग्राम में कहा कि नहीं कहा, मुझे याद नहीं है। आप ये देखेंगे कि जो एक मैं आपके साथ कैथोलिक ज़ायनिस्ट की बात करता था जी, ईसाइयों में ज़ायनिस्ट होते हैं जो बेसिकली वो मतलब 1000वीं और 11वीं सदी में जो है 11वीं सदी में जो है उन्होंने जिस तरह का क्रूसेड और सलीबी जंगे और ये सब कुछ लड़ा था, तो यरूशलेम के अंदर उन्होंने जो यहूदी कम आबादी थी मगर जितनी थी सब मार दी थी। जी हाँ। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ट्रंप की टीम में वही कैथोलिक ज़ायनिस्ट इस वक्त मंत्रालय सब वही शामिल हैं, मौजूद है। जी हाँ। अगर
ये सभी वही है, एक हाँ। यहूदी है अकेला। ये पहली बार है अमेरिका की राजनीति में जॉन एफ कैनेडी के, हालांकि उसके अपने मंत्रालय में यहूदियों की भरमार थी, मगर ये जो ट्रंप काल है ये वो है, ये माना जाता है कि ये हजारों सालों से, 2000 साल से जो है ये लगातार जो यहूदियों का दुश्मन रहा है और ईसा का बदला लेना चाहता है। मगर इस वक्त ये सभी लोग अगर मुझे गाजा के यहूदियों के पक्ष में खड़े हुए नजर आते हैं तो मुझे इसके पीछे कुछ षड्यंत्र नजर आता है। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन तो कभी हो नहीं सकता कि एक वो जो एक चीज को ना पसंद करते हो और वो इतना पसंद करें कि उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। ये बात जरूर थी। इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स ने, बहुत सारे दार्शनिक, उनको क्या कहते हैं, अहले नजर कहते हैं, जो अहले नजर लोग हैं उन्होंने बहुत बार इसकी जो है खदशे जाहिर किए थे कि जो यहूदी ज़ायनिस्ट हैं इनसे भी खतरनाक जो है वो कैथोलिक ज़ायनिस्ट हैं, जो किसी भी कीमत पे यरूशलेम पर अपना कब्जा चाहेंगे। और मेरा भी कैलकुलेशन हमेशा ये रहा था, या अगर मैंने अहले नजर के तौर पर अगर कोई बात कही थी तो वो ये कही थी कि जो ज़ायनिस्ट हैं वो ये कोशिश करेंगे, कैथोलिक ज़ायनिस्ट, के वो यरूशलेम पर पहले यहूदियों को वहां मरवा दें और फंसवा दें और उनको कहीं का ना छोड़ें और उसके बाद वो कब्जा करने की कोशिश करें, किसी तरीके से यरूशलेम पर अपना कब्जा जमा दें। तो वो ये खेल जो अभी दिख रहा है कि इजराइल ऐसा कर रहा है, ये मुझे लगता है कि ये पूरा सच नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इसी नुक्ते से मैं एक ही सच है इस पूरी दुनिया में बकर साहब, तो वो ये एक सच है कि बैतुल मुकद्दस और उस जमीन पर जहां अंबिया कराम आए और उनकी औलादों में से जो बचे हुए हम फलस्तीनी लोग हैं, जो उस जमीन से प्यार करते हैं, जो अपने रब से, उसके अहकामात से और उसकी मकामात से जो अपने आप को जोड़कर अपने खून, अपने भूख और अपने प्यास को भी कुर्बान कर अगर अड़ा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है फिलिस्तीन का इंसान है। बाकी सभी जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि ये एक फेक नरेशन है, कोई कुछ भी नहीं है, सब अलग ही खेल चल रहा है। अच्छा, तो फिर अब इसमें जिस तरह से आपने बात की कि ये जो ज़ायनिस्ट हैं, जो इस यानी मज़हब के हवाले से भी, उनमें भी ज़ायनिस्ट, इनमें भी ज़ायनिस्ट, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच हमको नज़र आ रहा है वो यूक्रेन में तो जंग बंदी के हवाले से पूरी कोशिश नज़र आई, लेकिन गाज़ा में क्या आपको वही कोशिश नज़र आ रही है या फिर मामला कुछ और है? या फिर गाज़ा में भी अगर चाहते हैं लेकिन क्या कोई दूसरी ताकत फिर जो है ट्रंप को जो है वहाँ वो काम से रोक रही है? अच्छा, फिर ट्रंप के साथ ये तो बात वाज़ेह है, चाहे मान या यानी इसको जो है ऑफिशियली इसको डिक्लेयर किया जाए ना किया जाए, लेकिन मुकम्मल तौर पर व्लादिमीर पुतिन की सपोर्ट जो है हमको नज़र आती है, या फिर दोनों का कोalition हमको नज़र आता है ट्रंप का। तो वह सब यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि यूक्रेन का वॉर और इधर गाज़ा का वॉर, दोनों में फ़र्क क्या है? मतलब क्या यूक्रेन में जंगबंदी चाहते हैं, गाज़ा में नहीं चाहते? मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ। जिस दिन ट्रंप को गोली लगी थी, चर्च में पुतिन ने ट्रंप के लिए प्रे किया था, यानी दुआ की थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ट्रंप के जो सहयोगी हैं वो कह रहे हैं। ये बात जो है विटकोफ कह रहा है, जेड वेंस कह रहा है, ये बात सबको पता है जो टीम है ट्रंप की, कि ट्रंप की जिंदगी के लिए पुतिन ने प्रे की थी। इसका मतलब कोई डाउट नहीं कि वो पुतिन के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। मगर क्या सऊदी अरब में मीटिंगें नहीं चल रही है? क्या लगातार पहले दिन से नहीं कह रहा है ट्रंप के भैया रोक दी जाए बार? मगर यूक्रेन एग्रेशन कर रहा है, क्योंकि लंदन से आवाज आती है कि हमें हमला करना है। यानी अगर ट्रंप के कहने से ये सब कुछ होता तो यूक्रेन वार पहले रुक जाती। यानी गजा में जो कुछ चल रहा है वो ट्रंप की मर्जी से है, मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ट्रंप को कहीं ना कहीं से ट्रैप किया गया है और कोई ना कोई बड़ा खेल है जो बिल्कुल सामने नहीं है, जो मुझे लगता है बहुत जल्दी आ जाएगा। मगर एक बात में मैं कन्फर्म हूँ, आज भी मेरे तमाम कैलकुलेशन, मेरा दर्शन शास्त्र, मेरी अहले नजर तमाम मुझे कन्विंस करती है कि इजराइल यहाँ नहीं रह सकता, वो गाजा पर कब्जा नहीं कर सकता, वो यहाँ नहीं बचेगा, ये तय है। मगर मैं ये तमाम मुद्दों पर आखिरी सवाल, वक्त कितना लगेगा ये होगा, क्योंकि जाने जा रही हैं साथ में, ये मीटर सिर्फ ऐसे ही नहीं। मेरे लिए हैरत की बात यह है कि जिस वक्त में अब हम चल रहे हैं,
10 दिन 20 दिन मेरे लिए मतलब मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ये जंग मेरी नजर से नहीं जानी चाहिए थी। ये इससे आगे जा रही है। यहाँ मैं फेल हो रहा हूँ, यहाँ मैं अपने आप से गिल्ट हूँ, मगर मेरी तमाम कैलकुलेशन ये कहती है ये 20 दिन से आगे जा ही नहीं सकता। इजराइल का टाइम खत्म हुआ। नहीं तो क्या फिर अगर नहीं होगा तो क्या मतलब कोई बड़ा मामला जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं? मैं अपने अंदरूनी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं अगर अपने अहले नजर बात करूं, मैं दर्शन शास्त्र की बात करूं, मैं अपने तमाम जियोपॉलिटिक्स के अनुभव की बात करूं, मैं दुनिया की तमाम सूचनाओं का भंडार होने की बात करूं, मैं नहीं मानता कि ये 20 दिन से ज्यादा चला जा सकता है, मगर ये जा रहा है। ये मेरे लिए अफसोस की बात है। जा रहा है और कब तक जाएगा ये बात है। ये आपका अंदाज़ा तो ये है कि जो है नहीं जाना चाहिए, लेकिन जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक रोक कर सिर्फ 1 मिनट में, अगर जा रहा है तो फिर क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, ये बताएं, ये भी थोड़ा सा देखें। अगर आपके सोचने के बिल्कुल बरखिलाफ हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है, बिल्कुल जो अचंबा है, क्या हो सकता है ऐसा कुछ? मुझे लगता है कि ये एक कोई खेल है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं वो कुदरत का खेल है, पुतिन का खेल है, ट्रंप का खेल है, या सऊदी अरब के किंग का खेल है, किसका खेल है मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, नेतन्याहू को मैं एक पपेट और मोहरा मानता हूँ। इजरायली लोग गृह युद्ध के शिकार होने जा रहे हैं, इसमें कोई नहीं बचा सकता। वो इस जमीन पे अब नहीं रहेंगे, लिख के देता हूँ आपको। मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लिख के याद रखिएगा, ये तो तय है। मगर मैं ये खेल नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे समझने की। अगर कल परसों तरसों मुझे कुछ समझ में आता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट यहाँ आकर मैं कंफ्यूज हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल उसी नुक्ते से हम आगे बढ़ेंगे। और फिर मेरा सवाल ये होगा कि क्या वहाँ से कोई वाकई, जिस तरह से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था आने से पहले कि मैं तीसरी आलमी जंग होने नहीं दूंगा, तो क्या ये जो आप कह रहे हैं जहाँ पर आपकी बात ख़त्म हो रही है, तो वहाँ से इस बात का आगाज़ होने जा रहा है और फिर सारी दुनिया को जो है इसकी फ़िक्र करनी होगी, क्योंकि अब तक बहुत से मासूम शहीद हो चुके और अब भी हो रहे हैं। अगर खामोश तमाशाई बने रहेंगे तो क्या वो आग सब तरफ फैलेगी और सबके दर तक, सबके जो है दीवार तक, सबके जो है आंगन तक पहुंचेगी? ये सवाल बाकी रह जाएगा। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।